हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही देखते हैं कि किस तरीके से है हीरो हमारे हीरोइन को बचा लेते हैं उसी वक्त आकर जब वो बेहोश होकर गिरने वाली थी, और वो वहां से सुमल को भी भगा देते हैं न जाने कुछ बोलकर। अब आगे चल के पता चलेगा कि आखिर उसने उसके कान में बोला क्या था। और फिर इधर स्टार्ट करते हैं अब इस स्टोरी को। हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन उसकी बाहों में घिरी हुई होती है और उसे अब तक अच्छे से सांस भी नहीं आ रही होती। और ये देखकर कहीं ना कहीं रेने माइकल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो उसे देखकर कहता है कि सुनो सुमल, अब जा चुका है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं हूँ। मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, ठीक है? और प्लीज तुम खुद को संभालने की थोड़ा कोशिश करो। फिर वो हमारी हीरोइन को धीरे धीरे पकड़कर एक टेबल की ओर लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे बिठा सके। और हमारी हीरोइन चुपचाप बेचारी उसका कहा मानी थी, क्योंकि अब तक उसे अच्छे से होश नहीं आया था, मानो कि शायद उसे पैनिक अटैक सा आ गया हो, वही पुरानी बातें याद कर कर। और फिर वो जब वहाँ पर बैठती है तब भी उसकी सांस वैसे ही फूल रही होती है, अब भी वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। और ये देखकर रेने माइकल को लगता है कि शायद अब उसे उसकी मदद करनी होगी। और तभी फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसकी आंखों के ऊपर रखता है और कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो अच्छे से। पहले सांस को अंदर लेकर जाओ। हमारी हीरोइन धीरे से सांस अंदर लेकर जाती है और फिर वो उसे कहता है अब धीरे धीरे सांस को छोड़ो। और जब वो ऐसे करती है फिर वो उसे देखकर खुश होता है और कहता है वेरी गुड, अब इसे हम एक दो बार और करते हैं। और एक दो बार और करने के बाद फिर वो अपना हाथ उठाता है और कहता है चलो अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। और जब हमारी हीरोइन अपनी आंखें खोलती है तो उसे काफी अच्छा महसूस होता है, पर साथ में ही वो देखती है कि ये सब कुछ कहने वाला और करने वाला था कौन। और जब वो रेने माइकल को देखती है कहीं ना कहीं उसका मुंह बन जाता है। और ये देखकर हमारे हीरो उसे कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारी हालत तो और भी ज्यादा बिगड़ गई, मुझे तो एक्सपेक्टेड था कि तुम मुझे एटलीस्ट थैंक यू तो कहोगी ना। और फिर हमारी हीरोइन कहती है हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर रेने कहता है कि तुम दोनों का झगड़ा हो रहा था क्या, जो फियांसी के बीच में होता है, प्यार वाला झगड़ा। और ये सुनकर गुस्से में हमारी हीरोइन कहती है वो मेरा फियांसी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मगर उसके एटीट्यूड से तो ऐसे लग रहा था कि वो ये जता रहा था कि तुम उसकी वुमन हो। हाँ, बस हम दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं और कुछ भी नहीं। अरे ऐसे मत कहो, अगर कोई इंसान इस तरीके से किसी लड़की के साथ बिहेव करे तो कुछ ना कुछ तो जरूर होता है, इसलिए ऐसी बातें तुम्हें नहीं करनी चाहिए, उसके दिल में कुछ तो है। और जिस तरीके से मैं तुम्हें जानता हूँ तुम वो लड़की हो जो अपने ड्रेस के अंदर किसी शख्स को आने नहीं देती, मतलब ये कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो तुम्हारे फियांसी को तुमसे हुई होगी। और ये बात सुनकर हमारी हीरोइन गुस्से में उसे देखकर कहती है कि क्या तुम अपने इसी मुंह से प्रेयर करते हो। और फिर वो कहता है नहीं नहीं नहीं, प्रेयर करना मेरा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, हाँ मैं अपने मुंह से और बहुत सारे काम कर लेता हूँ। और ये बात सुनकर हमारी हीरोइन गुस्से में उसे देखने लगती है कि सच में क्या इंसान है ये। हाँ, ये सारी बातें छोड़ो और ये बताओ तुम उस काउंटर्स को छोड़कर यहाँ पर मेरे पास क्या कर रहे हो। हाँ याद आया, धरोता बैचमैन के लिए है ना। और ये सुनकर रेने माइकल कहता है क्या कहा तुमने। और फिर हमारी हीरोइन कहती है क्यों, सही कहा ना मैंने, क्योंकि धरोता की एंगेजमेंट तुम्हारे भाई के साथ होने वाली है। और ये बात सुनकर हमारा हीरो कहते हैं क्या कहा तुमने, बैचमैन और मेरे भाई के साथ। सच बताना, क्या धरोता ने शादी के लिए ये कंडीशन रखी थी कि तुम्हें मेरी मिट्टी पूरी अच्छे तरीके से पलीत करनी होगी। हाँ, सच में तो तुम अपने घर का अच्छे से ध्यान रख रहे हो, या ये कहूँ कि तुम अपने भाई की मदद करना चाहते हो उसकी बीवी को ये प्रिस्ट का खिताब जीतने में। मगर तुम्हें नहीं लगता कि जो प्रिस्ट का खिताब है वो इस तरीके से घटिया तरीकों से तो एटलीस्ट मतलब कि नहीं जीतना चाहिए। और वो रेने माइकल उसकी बातें चुपचाप सुन रहा था। और फिर वो उसे देखकर कहता है कि जिस तरीके से महाराज ने बताया तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। और हमारी हीरोइन कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। वो अपना हाथ हल्का सा उसके नजदीक करता है जो कि उसकी ड्रेस पर जाता है। और फिर वो उसे कहता है कि तुम असल में तुम बिल्कुल भी
एवर हार्ड की तरह बिहेव नहीं कर रही हो, मतलब कि उनकी फैमिली जैसे बिहेव करती है। और ये देखकर हमारी हीरोइन उसे घूरने लगती है और फिर कहती है तुम्हारा ये सब कहने का मतलब क्या है। ये बोलकर वो उसे देख रही थी और कहीं ना कहीं रेने माइकल भी समझ गया था, हाँ, कि उसका तीर निशाने पर लगा है। वो दूसरों के सामने सिंपल बिहेव करती है मगर वो वैसी नहीं है। और फिर वो कहता है असल में, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहता दूर से एक आवाज आती है, लाइक। और दोनों के दोनों उस आवाज की ओर देखने लगते हैं कि ये आवाज किसकी है। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि लॉर्ड कार्डेन यानी कि बोचान की होती है, हमारी हीरोइन के भाई की, जो इन दोनों को इस वक्त गुस्से में देख रहा होता है कि ये दोनों साथ में क्या कर रहे हैं। इसलिए वो बिना अपनी पलक झपकाए और बिना देरी किए दौड़कर वहां से आता है इन दोनों के पास। और फिर वो गुस्से से हमारी हीरोइन और रेने माइकल को देखकर कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इससे पहले कि बेचारा हमारा रेने कुछ कह पाता, वो इलाइक का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगता है कि लाइक इधर आओ तुम। और फिर इलाइक कहती है बोचान मेरी बात तो सुनो। और इधर हमारे हीरो भी कहते हैं लॉर्ड कैडान, अभी एक खतरनाक इंसान ने आकर आपकी बहन को तंग किया और मैं उसे सिर्फ काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, वो स्केरी इंसान नहीं है, वो इसका फियोंसी है। इन दोनों को आपस में कोई बात करनी होगी। तुम इन दोनों चीजों में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? तुम्हें अपनी बहन के साथ थोड़ा प्यार से बात करनी चाहिए, इस तरह जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तुम वैसे ही कर रहे हो जैसे कि वो स्केरी इंसान कर रहा था। और ये बात सुनकर हमारे बोजान को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो देखता है और कहता है कि सर रेने माइकल, लगता है कि बड़े लोगों के साथ रहकर तुम भूल चुके हो कि तुम्हारी असल औकात क्या है और तुम्हें अपनी औकात याद नहीं आ रही। तुम्हें लग रहा है कि तुम उनके जैसे ही हो और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें याद रहे कि तुम्हारी असल औकात क्या है, क्योंकि अगर तुम्हें वो याद आ गई ना तो बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरोगे और खुद को संभाल नहीं पाओगे। और रेने माइकल ये सारी बातें सुनकर खुद के गुस्से पर काबू करते हुए मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे इससे यही उम्मीद थी। और फिर वो कहता है कि हाँ, आपने मेरे बारे में फिक्र की, चिंता की, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे हीरो पहुंच जाते हैं अपने घर और इनसे मिलिए। ये है हमारे हीरो के सौतेले भाई जो कि छोटे हैं अभी, और जो हमारे हीरो को देखकर इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। और हमारे हीरो उसे देखते हैं मगर उनके चेहरे पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। साफ साफ झलक रहा था कि इन दोनों में बिल्कुल भी प्यार नहीं है। मतलब कि ये सिर्फ अगर कोई चीज है तो वो है तकरार, और सिर्फ अपनी माँ के लिए ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं। और तभी एक औरत की एंट्री होती है जो कि कहती है जोरेम, अपने भाई को अच्छे से नमस्ते क्यों नहीं कर रहे तुम, वो कितनी देर के बाद आया है। और तभी फिर वो गुस्से में अपनी माँ के साथ खड़ा होकर देखने लगता है और कहता है हेलो ब्रदर, और इनसे मिलिए। ये जो साथ में अभी खड़ी हुई हैं, ये है हमारे हीरो की माँ, यानी कि असली माँ। इसके बाद इन्होंने किसी और से शादी कर ली थी और फिर इनके 2 बच्चे हुए थे। और ये देखकर उनकी माँ कहती है वेलकम बेटा, कैसे हो तुम, बहुत देर के बाद मिले हैं। और रेने भी कहता है कि हाँ, बहुत देर के बाद। और तभी एक 13 साल की छोटी सी उसकी बहन, जो कि ये भी सौतेली है, भाग कर आती है। रेने कैसे हो तुम भाई? और तभी फिर रेने उसे देखकर कहता है कि लगता है काउंट अभी तक घर पर नहीं है। काउंट यहाँ पर वो अपने स्टेप फादर को बोल रहा है जो कि उसकी मॉम के न्यू हस्बैंड है। और तभी फिर उसकी माँ कहती है लगता है उनकी मीटिंग कुछ ज्यादा लंबी चल रही है। क्या हुआ, कोई जरूरी काम था? आज तुम बिना बताए अचानक से आए हो। और तभी फिर हमारे हीरो कहते हैं हाँ, मुझे योरेम की ट्यूशन की डिस्कशन करनी थी। आप बोल रहे थे ना कि टीचर चेंज करना है। और फिर वो उसे गौर से देखने लगती है और कहती है कि हाँ ठीक है, चलो बैठकर अच्छे से बात करते हैं। और फिर वो कहता है फिक्र मत कीजिए माँ, मैं आपको भी यहाँ पर देखने आया हूँ, बहुत देर से आपको भी नहीं मिला था ना। और फिर वो कहती है चलो अच्छी बात है, आ जाओ। फिर दोनों चाय के कप पर बैठ जाते हैं और उसे देखकर उसकी माँ कहती है कि तुम ठीक तो हो, तुम
थोड़े सही नहीं लग रहे, दुबले पतले भी लग रहे हो मुझे, खाना पीना अच्छे से खा रहे हो? और फिर वो कहता है, माँ आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए आप कैसी हैं और काउंट कैसे हैं? अरे सब कुछ वैसे का वैसे ही चल रहा है, अब हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, तुम्हें पता होना चाहिए, अब सेहत पहले जैसी नहीं रहती है। और फिर रेने उन्हें देखकर कहता है कि हाँ, मगर मुझे लगा कोई ऐसी बात तो नहीं है जो आप मुझसे छुपा रही हो या कोई बात करना चाहती हो। और फिर उसकी माँ मुस्कुराते हुए कहती है, अरे सब कुछ तो ठीक है रेने, तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर रेने अपने मन में सोचने लगता है, झूठ बोल रही है ये, साफ साफ झूठ। मैंने सुना है 3 साल पहले से ही काउंट ने जड़ी बूटियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी, और जिस जड़ी बूटियों के बारे में पता चला है वो एक ऐसी बीमारी है, हाउसिन डिसीज, जिसके अंदर 5 साल के अंदर अंदर कोई भी शख्स मर जाता है। और इसके जो रैशेस होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं, इन जड़ी बूटियों से उन रैशेस को हम रोक सकते हैं। हाँ, बड़े अफसोस की बात है कि उस इंसान को ऐसी डिसीज हुई, मगर वो इतनी आसानी से मर जाएगा, ये सच में बहुत बुरा लग रहा है मुझे। और तभी फिर रेने कहता है कि अच्छा, मैं मॉम टूर कर रहा था ना, तो वहाँ पर मुझे काफी अच्छी अच्छी हर्ब्स मिली हैं, अगर आप वो अपने पास रख लेंगी, आप और काउंट यूज कर सकते हैं। अरे तुम अपना पैसा बर्बाद क्यों करते हो इन सब चीजों में, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। और तभी फिर हमारे हीरो कहते हैं कि इतना पैसा तो मैं बिल्कुल भी स्पेंड नहीं कर रहा हूँ आप लोगों पर, जितना सिर्फ जोरिम पर जाता है, हाँ, यानी कि उसके स्टेप ब्रदर पर। नोबल फैमिली के साथ उठने बैठने की वजह से उसकी डिमांड हर एक हाई लेवल की होती है और वो पूरी की जाती है। उसे इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो नंबर 1 क्लास से अलग अलग कंट्रीज में जाकर, और उसके लिए बग्गियां भी अलग अलग तरीके की तैयार की जाती हैं। उसे जो भी पढ़ना है या सीखना है वो हाईएस्ट क्वालिटी टीचर से सीखना है, यहाँ तक कि उसे कॉलेज स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है लोगों की भीड़ में, इसलिए सबसे बेस्ट टीचर उसे घर पढ़ाने आते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, ताकि उसे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मगर सब उसे चीजें हाई टेक चाहिए, और पानी की तरह पैसा बहा रहा था हमारा हीरो सिर्फ एक चीज के लिए, ताकि उसकी माँ खुश रहे, क्योंकि वो अपनी माँ की किसी भी चीज को मना नहीं कर सकता। और उसकी माँ अपने फेवरेट बेटे की हर इच्छा पूरी करने के लिए अपने सके बेटे का पैसा पानी की तरह बहा रही होती है। और फिर वो उसे देखकर कहती है कि रेने, वो तुम्हारा छोटा भाई है, कभी भी ये बात भूलना मत। हर तभी फिर रेने कहता है, फिक्र मत कीजिए माँ, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। और फिर वो उसे देखकर कहती है, योरिम अभी छोटा है, इसलिए वो तुमसे बात करने में झिझकता है, वो अच्छे से अभी तुम्हारे साथ नहीं रह पाता। और तभी फिर वो मन में सोचने लगता है, हाँ मैं जानता हूँ अभी उसे मुझसे मतलब जो है, इसलिए तो वो मेरे साथ पंगा नहीं लेना चाहता, क्योंकि बड़े भाई होने के नाते उसकी सारी इच्छाएं जो मैं पूरी कर रहा हूँ, मगर वो जरूर चाहता है कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं, क्योंकि फिर उसकी माँ का पहले की शादी का वजूद बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना, और वो अकेले रह जाएंगे। और तभी फिर वो एक लेटर निकालकर अपनी माँ के सामने रखता है और कहता है कि जोरिम की ट्यूशन फीस के लिए अपने ट्यूटर के बारे में बात की थी, मैंने कुछ फंड्स निकलवाए हुए हैं, ये लीजिए, ये आप आगे दे दीजिएगा। और फिर वो कहती, अरे बेटा तुम सच में बहुत कुछ करते हो, जोरिम को तुम्हारा धन्यवाद कहना चाहिए, पर एक बात याद रखना, तुम्हें एक दिन तुम्हें उस पर खुद प्राउड फील होगा कि तुमने पैसे वेस्ट नहीं किए हैं। और ये बात सुनकर हमारे हीरो पहले तो चुप हो जाते हैं, और फिर अपनी माँ के लिए हल्का सा होठ हिलाते हुए कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, वो वैसे भी तो बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा कि उसकी एंगेजमेंट तक कर देनी पड़ी, है ना माँ। और ये बात सुन के उसकी माँ एकदम से चौंक जाती है कि इसे कैसे पता चला। और फिर वो कहती है, ये तो एक सीक्रेट था, असल में तुम्हें पूरी बात बताऊं तो जोरिम शुरू से ही धरोता को बहुत ज्यादा पसंद करता था, और मुझे लगता था कि ये वन साइडेड लव है, इसलिए मैंने कभी उसे बढ़ावा नहीं दिया। मगर जब फैमिली में आपस में बैठकर बात हुई तो उन्होंने कुछ पैसों की बात की कि शादी काफी पैसों के बराबर की जाए तो हो सकती है,
और मैंने सोचा कि हाँ, और धरोता भी मेरे बेटे को पसंद करती है तो फिर क्यों नहीं, मतलब कि पैसा सारा रेने का लगने वाला था इस शादी में। और फिर ये सारी बातें सुनकर हमारे हीरो कहते हैं, पर मैंने तो सुना है धरोता कंपटीशन में पार्ट ले रही है प्रिस्ट बनने के, और अगर ऐसा कुछ हुआ वो जीत गई तो वो 3 साल तक शादी नहीं कर पाएगी। हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, हम 3 साल तक वेट कर सकते हैं, और वैसे भी जोरिम भी तब तक बड़ा हो जाएगा। पर बेटा, तुम जोरिम के सामने कोई भी इस बात का जिक्र मत करना कि तुम्हें पता चल चुका है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये बात सुनते ही हमारे हीरो गुस्से से वहां पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है काउंट आने वाले हैं और अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और उसकी माँ कहती है, इतनी जल्दी? चलो ठीक है। और तभी फिर वो बाहर अपने बेटे को अलविदा करने आती है और उसे देखकर कहती है, रेने, हाँ, अब मैं भी ये सोच रही थी कि तुम अगर वापस आ ही गए हो तो तुम्हारी भी अब उम्र हो चुकी है शादी की, और मैं चाहती हूँ कि जोरिम से पहले तुम्हारी शादी हो जाए। बारोन ग्रीक की डॉटर है, वो बहुत ही अच्छी है, मैंने उसे देखा है। मगर इससे पहले कि वो कुछ और कहती, रेने उनकी बात को काटते हुए उन्हें किस करने लगता है और कहता है, अच्छा माँ, फिर मिलते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा। मतलब ये कि वो अपनी माँ की किसी भी बात से सहमत नहीं है, इसलिए तो वो उनकी बात बीच में ही काट कर उन्हें अलविदा कहने लगते हैं। और तभी उसकी माँ भी कहती है, ठीक है, तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से जाना हाँ रास्ते में। और फिर हमारे हीरो विदा लेते हैं अपने घर की ओर, और रास्ते में बैठे हुए बग्गी में वो बहुत गहरी सोच में डूबे हुए थे कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वैसे तो वो पैसे की मशीन बना हुआ है इस फैमिली के लिए, और मन ही मन सोचने लगता है, पर उसकी माँ भी, उसकी माँ जोरिम के लिए लड़की ढूंढ कर लेकर आई है जो कि बैटमैन फैमिली की है, मतलब कि नंबर 1 रॉयल फैमिली के साथ में टक्कर देने वाली। और मेरे लिए वो एक ऐसी लड़की का जिक्र कर रही है जिसकी फैमिली का नाम तक नहीं सुना मैंने। और जोरिम ने डाका डाला भी तो कहाँ जाकर, इतनी दूर, और ये एंगेजमेंट होने की बात तक पहुंच चुकी है। सबसे मैंने ये चीज निकलवाने की कोशिश की, मगर इनकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे किसी से कुछ भी पता नहीं चलता। तो फिर एवरहार्ड को इस सिचुएशन के बारे में कैसे पता चला, इस एंगेजमेंट के बारे में? और वो तो इतना पार्टीज में जाती भी नहीं है ना, मगर उसे फिर भी इन सब सारी चीजों की नॉलेज होती है। वो इसलिए क्योंकि वो रॉयल फैमिली के सबसे ज्यादा करीब हैं। क्या सच में? और तभी फिर वो सोचने लगता है मिस एवरहार्ड के बारे में, यानी कि इलाइट के बारे में, हमारी हीरोइन के बारे में, जब वो उसे पहली बार मिला था चर्च में एक बुरी हालत में, जब वो लिपस्टिक से लथपथ था, और फिर बाद में जब उसके साथ उसने डांस किया था और वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखे जा रही थी, और तीसरी बार तब जब वो बेहोश होकर बस गिरने ही वाली थी और पीछे से आकर हमारे हीरो उसे पकड़ लेते हैं। और फिर तब जब दोनों बैठकर आपस में बेंच पर बातें कर रहे थे और रेने उसके करीब आ रहा था, और फिर वो उसके उस चेहरे को याद करता है, बहुत ही मासूम घबराया हुआ, हाँ, और बहुत ही प्योर। और मन ही मन वो सोचने लगता है, लाइक एवर हार्ड, हाँ, तो तुम प्रिस्ट के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो। मुझे लगा था कि तुम्हारे साथ मुझे कुछ भी, मतलब टाइम पास करने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। मगर अब मुझे लग रहा है कि मुझे अपने प्लान को एक बार फिर से चेक करना होगा और शायद चेंज करना